2024 यहाँ पे अभी आधा खत्म हो चुका है, लेकिन आपको एक बात बता सकता हूँ, जितने भी मोबाइल फोन्स का लॉन्च होना था ना, वो हो चुका है। अब हमारे पास एक सही टाइम है जहाँ में हम देख सकते हैं हर एक कंपनी ने किस टाइप का काम किया है, और 2024 में हर एक कंपनी को रिव्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे सोच रहा हूँ कि हर एक स्मार्टफोन ब्रांड को जाएं और देखें कि कौन सा फोन अच्छा कर रहा है, कौन सा ब्रांड खराब कर रहा है, सारी बातें यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं, नीचे से ऊपर शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कौन सा ब्रांड है। और लास्ट पोजीशन में देखा जाए तो यहाँ पे यार ओप्पो को रखना चाहूंगा। इस साल ओप्पो का एक भी ऐसा फोन नहीं था जिससे हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। ओप्पो काफी लंबे समय से इंडियन मार्केट में काफी अच्छा काम भी कर रहा था, उन्होंने कुछ अच्छे फोन भी निकाले थे, लेकिन इस साल एक भी ढंग का फोन उनका लिया है। रीनो सीरीज के अंदर काफी एआई की बातें करी, लेकिन फोन के अंदर सच में कोई भी दम नहीं था। नए फोन निकाले थे एफ सीरीज में, उसके अंदर ड्यूरेबिलिटी IP69 की बात करें, लेकिन प्रोसेसर दमदार नहीं है। यहाँ तक कि मोबाइल फोन के अंदर वो वैल्यू फॉर मनी ही नहीं आ रही जिसके लिए हम लोग एक्साइट हो। यानी कि कंपनी की फिलॉसफी सिंपल सी है कि कोई भी फोन बनाओ उसे ओवर प्राइस में बेचना, और अगर वो लोग ऑफलाइन में अगर अपने ओवर प्राइस फोन को बेच ले तो वो उनकी समझदारी है, लेकिन हमारी जवाबदारी है कि लोग इन ओवर प्राइस फोन से थोड़ा दूर रहे। इस साल ओप्पो ने ढंग का काम नहीं किया। इसके बाद जो कंपनी का नाम रख सकता हूँ वो है गूगल। अब बात की जाए तो गूगल का पिक्सल 8 एक क्रेजी ओवर प्राइस्ड था और किसी भी तरीके से रेकमेंड नहीं किया जा सकता था। एक जमाने में ऐसा लग रहा था गूगल अच्छा काम कर सकती है, कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स निकाल सकती है, लेकिन अभी भी गूगल को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और 2024 में भी गूगल की अगर पिक्सल 9 सीरीज भी आएगी तो उसके बारे में इतना बता सकता हूँ, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा महंगी होने वाली है, और उस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे शायद उतनी वैल्यू क्रिएट न कर पाए। इवन सैमसंग एंड एप्पल मेक्स मोर सेंस एट दैट पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट। तो यार ये चीज है, लेकिन इसके बाद बड़े आगे तो जहां पे सिर्फ ओके काम हो रहा है ना, वो आपको बताता हूँ, और वो हो रहा है रियलमी में। रियलमी बहुत सारे फोन लॉन्च करती है, कंज्यूमर को यहाँ पर देखने को मिलता है कि वहां पे कितने प्रोडक्ट्स हैं। अगर प्रोडक्ट्स अगर ज्यादा मिल रहे हैं, ज्यादा नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, तो कंज्यूमर चूज कर सकता है। अब उस केस में प्रॉब्लम आती है कंफ्यूजन की, कि कई सारे गलत प्रोडक्ट्स भी मार्केट में हैं जो इतने अच्छे नहीं है। इस साल कुछ अच्छा काम किया GT6 और 6T को निकाल के अप्रिशिएट करना चाहूंगा, लेकिन जहां पे इंप्रूवमेंट हो सकता है वो नहीं कर रहा है। रियलमी की 12 Pro सीरीज आई थी, 13 Pro सीरीज निकाल रहे हैं, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ये कुछ चीजें जो रियलमी को यहाँ पे थोड़ा सा ओके में बोलूंगा। ऐसे ही जो अभी ओके वाला जो ब्रांड है ना, जो बस ठीक ही है, जो मतलब नॉट रिकमेंडेड से बिल्कुल ओके कैटेगरी में है, वो है ऑनर। ऑनर की पिछले साल की कहानी आपको पता है, ऑनर 90 आया था, क्रेजी ओवर प्राइस्ड था, फोन के अंदर सपोर्ट ढंग से नहीं था, कंपनी नहीं आ रही थी, सर्विस सेंटर वगैरह सारी चीजें बिल्कुल नहीं थी। इस साल X9 भी निकाला, अखरोट फोड़ के अलग मार्केटिंग करी उन्होंने। अभी ऑनर 200 निकाला, हमने उसे चेक करा, प्रोडक्ट के अंदर दम है, लेकिन अभी भी प्राइसिंग सही नहीं है। अगर वो डिस्काउंट ऑफर लगा के कीमत अगर कम में बेचे तो हाँ, जिन लोगों को कैमरा या कुछ चीजें चाहिए वो कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ऑनर कंपनी के प्लान्स बड़े हैं, वो चाहते हैं कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करे, प्रोडक्ट की कीमतों को और कंट्रोल करे। मैजिक सीरीज लेकर आना चाहते हैं जो कि प्रॉपर फ्लैगशिप लेवल के फोन से, इवन फोल्डेबल भी लाना चाहते हैं, तो ऑनर एक अच्छा काम यहाँ पे कर सकती है, लेकिन अभी भी हल्की सी ओके कैटेगरी में। इवन इन्फिनिक्स भी इस साल ओके कैटेगरी में मैं कहूंगा, जहां पे इन्फिनिक्स, टेक्नो, आईटेल, इनको कुछ भी कह ले, लेकिन टेक्नो आईटेल को इतना ज्यादा रिकमेंड नहीं करता, ना ही इनको ज्यादा फॉलो करता हूँ, स्पेशली आईटेल को तो बिल्कुल नहीं। टेक्नो थोड़ी बहुत हवाबाजी करता है, थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स निकालता है, फ्लैशी चीजें करता है, लेकिन फिर भी मेरे को दम नहीं लगा। इन्फिनिक्स ऐसी चीज है जो यहाँ पे हल्की सी सस्टेन कर रही है, और प्रोडक्ट्स के अंदर जो क्वालिटी होती है वो इंप्रूव हुई है। यहाँ बात करें इसके चिपसेट्स की, भले ही मीडियाटेक वगैरह के प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छा प्रोडक्ट आपको देने को मिल रहा है, और ऑनलाइन के हिसाब से फोन्स अभी भी सही है। कमी बस यही है, जो इन्फिनिक्स अगर सुधार ले तो ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, और वो कमी है कि सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस बेटर किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर को क्लीन बनाया जा सकता है, फीचर रिच रखा जा सकता है, और इसे पहले से अच्छा किया जा सकता है। और यार भाई, अपडेट्स में तो काम कर लो यार, इन्फिनिक्स वाले अगर अपडेट्स में काम कर ले तो क्या ही बात है। इसके बाद जो अगली कंपनी के बारे में बात करना चाहूंगा वो होगी मोटोरोला। यार मोटोरोला ने ओके से काफी अच्छे इंप्रूव्ड ब्रांड में रखना चाहूंगा, क्योंकि इंप्रूवमेंट यार मोटोरोला का बहुत अच्छा हुआ है। पिछले कुछ समय में बहुत अच्छे फोन्स निकाले थे उन्होंने, एक अच्छी लाइनअप क्रिएट करी उन्होंने, और लोगों को भी उनके फोन पसंद है। प्रॉब्लम आती है, कुछ फोन्स अच्छे आते हैं, कुछ फोन्स बिल्कुल ही यूजलेस आते हैं। H50 अल्ट्रा इतना खास फोन मेरे को लगा नहीं, लेकिन H50 फ्यूजन मेरे को यहाँ पे पसंद आया। यार इस तरीके की चीजें चलती है, और मोटोरोला को ना थोड़ी सी कंसिस्टेंसी वगैरह लाने की जरूरत है। और मोटोरोला ने जो अपना नया हेलो UI यहाँ पे निकाला है, वो यहाँ पे काफी ज्यादा प्रेस मिली, उसे काफी अच्छा लगा है। दो जगह मोटोरोला अगर काम कर ले तो बहुत अच्छा है। एक तो जल्दी सॉफ्टवेयर सपोर्ट दे, लंबा अपडेट दे, मजा आ जाएगा मोटोरोला
को। और मोटोरोला को ना यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। बहुत कंप्लेंट सुनता हूँ यार मोटोरोला की आफ्टर सेल सर्विस मोटोरोला सुधार ले, कमाल की चीजों की। प्रोडक्ट कुछ ठीक है, और हम बजट कैटेगरी में रियलमी जैसी बहुत सारे प्रोडक्ट भर दिए, वहां से अगर आगे निकला जाए ना तो एक अच्छा काम हो सकता है। और ऐसे ही मोटोरोला के बाद जो ब्रांड है वो है लावा धीरे धीरे काम कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन सही है। कुछ फोन उसने निकाले हैं, अच्छा काम किया है। ब्लेज एक्स एक अच्छा फोन है, यहाँ पे ब्लेज सीरीज को कंटिन्यू रख रहे हैं। सुनना है कि अग्नि 3 शायद ये लोग इस साल लॉन्च करे, अगर करे तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जो उनकी सक्सेसफुल लाइनअप है उनको कंटिन्यू करे। एक छोटा सा सजेशन रहेगा लावा के लिए, अगर वो मीडियाटेक के साथ साथ स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स वाले फोन्स भी निकाले तो कमाल की बात है। ऊपर से जो इंप्रूवमेंट हो सकता है थोड़ा बहुत लावा के फोन्स, वो यूआई को थोड़ा अपडेट्स जल्दी तरीके से प्रोवाइड करे, इसके साथ ही स्मूथनेस वगैरह अच्छी क्रिएट रखे। लावा बिल्कुल ही सही डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहा है, बस थोड़ी सी चीजें और है, धीरे धीरे अपने टॉप 10 के अंदर भी जगह बना सकता है। बस प्रोडक्ट्स वगैरह ठीक करते रहे ये लोग, बस यही कहना चाहूंगा। इसके बाद जो मोस्ट इंप्रूवमेंट देखा है जो मैंने कंपनी में इस साल ना, वो है नथिंग का यार इंप्रूवमेंट कमाल का। लास्ट ईयर नथिंग ने अपना फोन 2 निकाला था, और फोन 2 की जो प्राइसिंग थी बहुत ज्यादा खराब थी। फोन 2 आया था, उसकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि लोग उस समय सोचते थे यार वन प्लस ले लेते। ऑब्वियसली अब वन प्लस एज अ ब्रांड कितना बढ़िया प्रोडक्ट बनाता है, मजेदार चीज आ जाती है, लेकिन नहीं, नथिंग को अपना अलग लगना था। लेकिन इस साल नथिंग ने अपना फोन 2 निकाला, प्रोडक्ट सही निकाला। हाँ, इनिशियली थोड़ा अनफिनिश था, सॉफ्टवेयर इतना स्मूथ नहीं था, कैमरा भी खास नहीं था, लेकिन अपडेट के बाद चीजें इंप्रूव हुई। सीएम में फोन निकाला, थोड़ी बहुत वही कहानी रही, लेकिन प्राइस पॉइंट पे जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और जितनी अच्छी स्मूथनेस मिलती है वो काफी कमाल की है। लगता है नथिंग वालों को पता चल गया कि एग्जैक्टली में लोगों को क्या चाहिए, और वही सारी चीजें को सही प्राइस पॉइंट पे डिलीवर करते रहे तो कमाल है। और नथिंग इस साल का मैं मोस्ट इंप्रूव्ड ब्रांड कह सकता हूँ। इसके साथ ही बात करें तो एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने देखी है कि नथिंग से भी आगे जो ब्रांड बहुत सही कर रहा है वो है वन प्लस। हालांकि यहाँ पे मैं CE4 लाइट ऐसे फोन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 12R की। 12R कितना अच्छा फोन यहाँ पे उन्होंने निकाला, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी रही लेकिन सही रहा। Nord 4 उनका काफी सॉलिड फोन यहाँ पे लग रहा है। Nord CE4 काफी अच्छा फोन रहा, प्रोसेसर के साथ जो आया, जो पैकेज उसने दिया वो कमाल का है। OnePlus 12 तो है ही अपने फ्लैगशिप लेवल का फोन, तो हाँ यार OnePlus काफी अच्छा काम कर रहा है, काफी सही चीज है। इसके साथ ही बात की जाए तो इस साल जिस कंपनी का जो सबसे अच्छा कमबैक हुआ है वो है पूरा Xiaomi ग्रुप। पोको की बात करें, रेडमी की बात करें, दोनों की मिला के बात करें ना, तो यार फिर से 6 क्वार्टर के बाद उन्हें टाइम लगा, लेकिन फिर से नंबर 1 पोजीशन उसने अचीव करी। Xiaomi जैसी कंपनी बहुत सही काम कर रही है, लिमिटेड फोन लॉन्च कर रही है, लेकिन सही फोन्स करती है। कुछ नए एक्सपेरिमेंट कर रही है Xiaomi 14 अल्ट्रा वगैरह के साथ, और रेडमी सीरीज के फोन्स को भी यहाँ पे बेच रही है, और कुछ बेसिक चीजें उसने यहाँ पे सही रखी है। इसके साथ अगली चीज है कि पोको जैसी कंपनी का भी सही कमबैक है, और पोको भी यहाँ पे सही फोन्स यहाँ पे निकाल रहा है। इसके साथ ही हाइपर OS के साथ भी आया, तो वो भी एक नेक्स्ट लेवल उसने लिया, और धीरे धीरे जो कंपनी है वो और अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश हो रही है। और कुछ साल पहले ऐसा लग रहा था ना कि Xiaomi और पोको की जो पकड़ यहाँ पे छूट गई है यार, वो दोबारा से उसने पकड़ लिया, और देखा जाए तो एक तरह से इम्पॉसिबल कमबैक किया इन लोगों ने, तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग चीज है। यहाँ पर देखा है तो Xiaomi और पोको के बारे में बात करें तो पोको अपने मदरबोर्ड इश्यूज के साथ और Xiaomi अपने कैमरा डेड इश्यूज के साथ बहुत ज्यादा सर्वाइव किया। कुछ साल लोगों के निकल गए, लेकिन उसके बाद वापस आए, और कमबैक इनका काफी अच्छा था। पोको ने तो अपने पोको F6 जैसा फोन निकाला, प्रोसेसर काफी अच्छा दे रहे हैं, बहुत ही कमाल की चीज है। मजा आ गया मेरे को यहाँ पे उनके प्रोडक्ट्स वगैरह देख के Xiaomi और पोको के। ऐसी सेम बात करें तो ऑफलाइन सेंट्रिक में यहाँ पे वीवो वगैरह ने भी काफी सही काम किया है, और वीवो के जो फोन्स रहते हैं स्पेशली Y सीरीज और खास तौर पे बात करें T सीरीज, उनके प्रोडक्ट्स ठीक है जो यहाँ पे बिकते हैं। स्पेशली बात की जाए तो जो उनके X सीरीज के अंदर जो कैमराज आते हैं वो काफी ज्यादा कमाल के, वैसे कैमरास मार्केट में दूसरी कंपनीज प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, और वीवो अपना फोल्डेबल ला रही है, ऑफलाइन के अंदर सही काम कर रही है, और बिल्कुल ही एक सही डायरेक्शन में मूव कर रही है। लेकिन वीवो के साथ एक ऐसी कंपनी जुड़ी है जिससे मैं ट्रूली फ्लैगशिप कलर कह सकता हूँ, और उसका जो इम्पैक्ट है ना स्मार्टफोन इंडस्ट्री में बहुत अच्छा है, वो है iQOO के साथ खास बात बताऊं क्या, कि आज के समय में अगर मैं फ्लैगशिप किलर ब्रांड बोलना चाहूँ वो iQOO है। भले ही वीवो iQOO इंटरनली सेम हो, सेम सॉफ्टवेयर चलता है, सेम सर्विस सेंटर है, एक ही फैक्ट्री में बनते हैं, लेकिन iQOO मेरे को बहुत पसंद आता है क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे जो प्रोसेसर लाता है वो कमाल है। आप खुद देखिए iQOO 12 8 Gen 3 के साथ आया और उसकी कीमत 50,000 रुपए थी। सबसे पहला फोन है और आज भी सबसे सस्ता फोन है मार्केट में जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ आता है। 8 Gen 2 के साथ वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल फोन iQOO Neo 9 Pro है। Z9 सीरीज यहाँ पे निकाल दी है, यानी कि प्रोसेसर के साथ जो प्रोडक्ट ये लोग निकाल रहे हो कमाल का। और ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोसेसर पे फोकस है, बाकी जगह कॉस्ट कटिंग है, नहीं, सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी दे रहे हैं लोग, कैमरा के ऊपर भी काम कर रहे हैं, फास्ट चार्जिंग दे रहे हैं और लोगों को वेल बैलेंस्ड पैकेज प्रोवाइड कर रहा है। और ये बात मुझे इसकी बहुत अच्छी लगती है सब ब्रांड।
ब्रांड ने पता चल गया कि क्या क्या चीजें कर सकते हैं और इस वजह से काफी अच्छा जो ब्रांड है उसको उस कैटेगरी में डाल सकता हूँ। इसके बाद बारी आती है सैमसंग की। तो सैमसंग को ना दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो बात चीज है कि जो सैमसंग है वो यहाँ पे काम कर रही है आपके प्रीमियम फ्लैगशिप पे, अल्ट्रा लेवल के फोन्स बना रही है, बहुत अच्छा काम है, सॉफ्टवेयर का सपोर्ट दे रही है, 7 ईयर्स के एंड्रॉइड अपडेट, AI के ऊपर अपना काम कर रहे हैं, खुद की गैलेक्सी AI बना रहे हैं, इवन बिक्सबी के अंदर AI इंटीग्रेट करके खुद का एक LLM वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, कैमरास के ऊपर काम किया जा रहा है। कमी बस लगती है कि फास्ट चार्जिंग भी अगर दे दे अपने फोन में थोड़ी अच्छी तो एक बेहतरीन चीज होगी। अगली चीज है कि फ्लैगशिप के बाद जब बारी आती है ना मिड रेंज कैटेगरी या बजट कैटेगरी में, वहां पे थोड़ा इंप्रूवमेंट कर ले। आज भी जो सैमसंग के फोन स्पेशली बजट कैटेगरी में थोड़े से महंगे लगते हैं, प्रोसेसर अभी भी थोड़ा सा वीक लगता है। अगर प्रोसेसर और कुछ चीजें यहाँ पे फिक्स कर ले अपने बजट फोन में तो बेटर हो सकता है। और कई बार लगता है कि घुमा फिरा के वही चीजें आ रही है। तो हाँ यार, बजट और मिड रेंज कैटेगरी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आ सकता है और जो अच्छा काम किया जा रहा है वो उनका प्रीमियम लेवल पे किया जा रहा है। इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पे मैं अब आपको एप्पल जैसी कंपनी के बारे में बता सकता हूँ। एप्पल इंडिया में बहुत अच्छा काम कर रही है और इंडिया में मोबाइल फोन बहुत ज्यादा बेच रही है। एप्पल के प्रोडक्ट्स भले ही महंगे हो, लेकिन जब डिस्काउंट ऑफर आता है या फ्लिपकार्ट BBD में जब 50,000 रुपए में आईफोन मिलता है तो सारे एंड्रॉइड यूजर जो 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले यूज कर रहे होते हैं ना, सबके सब 60 हर्ट्ज वाले आईफोन के पीछे भागते हैं। और ये मार्केट की हार्श ट्रुथ है। आईफोन के अंदर काम हुआ है, iOS का अपडेट अच्छे तरीके से आता है, सॉफ्टवेयर सपोर्ट सही है, उनका अच्छा एक्सपीरियंस भी देते हैं और लिटरली यहाँ पे एक अच्छा काम कर रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब प्रॉब्लम आती है कि यार अभी भी बेस वर्जन की कीमत तो चलो अफोर्डेबल है, लेकिन अगर हायर स्टोरेज वर्जन लेना वो क्रेजी एक्सपेंसिव होता है, एक्सेसरीज इसके एक्सपेंसिव होते हैं, पूरा का पूरा एप्पल इकोसिस्टम बहुत महंगा है, आसान तो है नहीं। तो हाँ यार, एप्पल भी कंपनी अच्छा कर रही है, लेकिन हाँ अभी भी अपने प्रोडक्ट्स को अगर सही करे तो बेटर है, लेकिन मुझे लगता नहीं करेगी। और एप्पल जो है वो अपनी अलग ही लीग में चल रहा है और उसकी रेस ही अलग है, उसे एंड्रॉइड फोन कंपनीज के साथ compete करना भी नहीं है। शायद अलग ही एप्पल है जो यहाँ पे काम कर रही है, लेकिन देख के अच्छा लगता है कि जब डे 1 पे जब आईफोन इंडिया में बिकता है तो वो मेड इन इंडिया, अपने मैं कहूँ असेंबल्ड इन इंडिया यहाँ पे होता है। तो दोस्तों यार, ये थी कहानी यहाँ पे इंडिया के अंदर जो स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं उनकी, और एक तरह से उनको थोड़ा रैंक करने की कोशिश करी थी। बाकी आप लोगों को कौन सा ब्रांड यहाँ पे पसंद है और कौन सी कंपनी यहाँ पे आपको अच्छी लगती है और क्यों अच्छी लगती है, नीचे कमेंट में जरूर बात बताइए अपनी। यहाँ पे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।